हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने सेकंड वीडियो को लेकर आपके सामने हूं, दैट इज कॉमन मिस्टेक्स इन द बायोलॉजी। जो सीरीज की हम बात कर रहे हैं, इस सीरीज में हम उन गलतियों का जिक्र करेंगे चैप्टर वाइज जो सामान्यतः आपसे हो जाती हैं। हो सकता है आपसे ना होती हूं, जरूरी नहीं है हो जाती हूं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये गलतियां आपसे होती हैं तो आप उसे ठीक कर लें। बीइंग ए टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के थ्रू हम गुजरते हैं, तो जिससे हमको पता चलता है कि कॉमनली गलती होती कैसे है। तो लास्ट वीडियो जो हमने आपको दी थी, उसमें हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के एलिमेंट्री कैनाल वाला हिस्सा कवर किया था। आज मैं उसी चैप्टर में, जो क्लास 11th में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, उसी का मैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेशन ऑफ फूड को कवर करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी गलतियां हो पाती हैं। तो पहला जो हमारी गलती होती है वो टॉपिक है, दैट इज सैलिवरी एमाइलेज। अब सैलिवरी एमाइलेज अगर हम देखें तो इसका एक दूसरा बड़ा कॉमन सा नाम है टाइलिन। टाइलिन, और शायद हम सब इसी नाम से जानते हैं। सबको पता है कि ये एंजाइम जो है दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा, इसीलिए हम इसको सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। अब पहला सवाल आता है कि हम कह तो रहे हैं कि सलाइवा से टाइलिन निकलता है, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। जो सलाइवरी ग्लैंड तो हमारे पास 3 पेयर हैं, क्या तीनों पेयर से टाइलिन निकलता है? नो। तो जो आपके पास जितना भी सलाइवरी एमाइलेज है, इट कम्स फ्रॉम ओनली एंड ओनली पैरोटिड। तो ये जो जिक्र आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि सलाइवा हैज एन सलाइवरी एमाइलेज, बट दैट ऑल सलाइवरी एमाइलेज कम्स फ्रॉम द पैरोटिड। दूसरी बड़ी कॉमन सी बात है, भाई काम क्या करता है? तो हम लोगों ने हमेशा पढ़ रखा है कि भैया स्टार्च पे एक्शन करता है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टार्च पर एक्शन करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू द डाइसैकराइड। डाइसैकराइड्स, सरल बात तो यही है, लेकिन कुछ खास बात है, वो भी जान लें आप। बात यह है कि जो हमारा टाइलिन है वो एक्शन तो स्टार्च पे ही करता है, लेकिन टाइलिन एक कमजोर एंजाइम है। कमजोर इन द सेंस कि इट एक्ट ओनली ऑन द बॉइल्ड स्टार्च, ये कच्चे चावल पे काम नहीं करता। फिर दूसरा जिक्र आता है कि भाई अगर इसको ऑप्टिमम पीएच मिले, कमजोरी का एहसास देखिए, ऑप्टिमम पीएच इज 6.8। अगर इसको ऑप्टिमम पीएच मिले तब भी इट एक्ट अप टू 30% स्टार्च। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तब भी टाइलिन अगर काम करता है तो संपूर्ण स्टार्च को डाइसैकराइड में कन्वर्ट नहीं करता। ये बड़ा कॉमन सा सवाल है कि आफ्टर द एक्शन ऑफ टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज, द स्टार्च शुड बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, तो स्टार्च शुड बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ डाइसैकराइड्स एज वेल एज स्टार्च, दोनों फॉर्म में होगा। अब जब डाइसैकराइड का हम इस टॉपिक में जिक्र करते हैं, तो डाइसैकराइड वैसे तो लिखा गया है कॉमन जो डाइसैकराइड है, एंड दैट इज माल्टोज, लेकिन माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्स्ट्रिन कुछ भी हो सकता है। तो ये एक छोटी सी गलती होती है। आप कहोगे कहाँ होती है? तो गलती सर ये सबसे कॉमन है कि दिस टाइलिन कम्स फ्रॉम द पैरोटिड। मींस कहने का मतलब अगर हम आपके पैरोटिड को हटा दें तो जो सलाइवा एज अ डाइजेस्टिव जूस आप ट्रीट करते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। यहीं पर एक दूसरा सवाल आता है कि सलाइवा जो हम यहाँ से कह रहे हैं कि भाई सलाइवा हमको मिलता है लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे, तो उसमें से मैक्सिमम सलाइवा कहाँ से निकलता है? तो दैट मैक्सिमम सलाइवा इज सिक्रेटेड फ्रॉम सब मैक्सिलरी। ये दिस लगभग 70% पार्ट जो है सलाइवा का, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सब मैक्सिलरी। तो ये तो हमारी बात एंजाइम की हुई। सर इसी जगह पर आपके एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बहुत कम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एक दूसरी बात और मेंशन की गई है कि सलाइवा के अंदर भाई सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हैं क्लोराइड भी है एंड बाइकार्बोनेट आयन भी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, भाई सिक्रीशंस हैं तो उसमें इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट का होना एक कॉमन सी बात है। लेकिन यहीं पर 2 सवाल है हमारे पास। सर पहला सवाल तो ये आता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है?
तो ये इलेक्ट्रोलाइट सलाइवा में मैक्सिमम है। द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सलाइवा इज दिस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद ही कोई इसको ध्यान देता है। दिस क्लोराइड आयन इज द मोस्ट नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ टाइलिन। यानी पॉइंट ये है कि अगर आपके सलाइवा में से हम क्लोराइड आयन हटा दें तो टाइलिन काम नहीं करेगा। यानी फॉर द प्रॉपर एक्शन ऑफ टाइलिन एक्ट एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम द नीड ऑफ क्लोराइड आयन। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। आप समझ पा रहे होंगे मैंने एक पॉइंट के सहारे आपके कई सारे पॉइंट्स को कवर किया है, तो ऐसे ही आपको पढ़ना भी चाहिए। तो अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो सामान्यतः कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो टर्म है बोलस। किससे कंफ्यूज होते हैं? दूसरा शब्द है इसके लिए काइम और तीसरा शब्द है काई। हम इन तीनों में अंतर जानने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश सिर्फ गलतियां बताना नहीं है, उन गलतियों को कैसे हम हटा सकें, कैसे बुनियादी तौर पे हम मजबूत हो जाएं ताकि वो गलतियां जब सामने आएं तो हम गलती की गुंजाइश कम कर ले जाएं। पहला शब्द है बोलस। एक्चुअली क्या होता है, जब सलाइवा और फूड दोनों प्रॉपरली मिक्स होता है तभी हम उसे बोलस कहते हैं। काइम शब्द का प्रयोग तब हम करते हैं जब हमारे फूड के साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है। ये दो शब्दों की शुरुआत यहीं से होती है। यस। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपने ठीक है सलाइवा तो मिक्स कर लिया, लेकिन ये बोलस शब्द हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे? तो बोलस शब्द का इस्तेमाल हम माउथ में करते हैं। गुड। देन फैरिंग्स में भी करते हैं, क्योंकि फैरिंग्स में अलग से कोई डाइजेस्टिव एंजाइम आता नहीं। और तीसरा शब्द है ईसोफेगस। अब ये बात इसलिए जाननी जरूरी है क्योंकि हम याद तो कर लेते हैं कि सलाइवा मिक्सेस विद फूड एंड फॉर्म्स द बोलस। तो ऐसा लोगों को लगता है कि बोलस शब्द का प्रयोग हम सिर्फ माउथ में करते हैं, माउथ में शुरू करते हैं, बट दिस बोलस टर्म कंटिन्यू इन माउथ, फैरिंग्स एंड ईसोफेगस। सेम यही बात यहाँ भी है। हम काइम शब्द का प्रयोग स्टमक में कर जरूर लेते हैं, दिस ये, एंड दिस इज यूज्ड इन द दिस स्टमक एज वेल एज स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हम काइम शब्द का ही प्रयोग करेंगे। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में जब आप पहुंचिएगा तो चीजें बदल जाएंगी। जैसे हम लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, यस, लार्ज इंटेस्टाइन, इस जगह पर हमारा जो शब्द हो जाता है एंड दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड एंड दैट शुड बी नोन एज इन फीसिस। यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को आप अगर समझना चाहें तो हमने खाना जो खाया वो माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस में रह करके वहां पे अगर हम देखें तो वहां पर इसका नाम बोलस है। देन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएं तो उस जगह पे इसका नाम जो है वो काइम है, और लार्ज इंटेस्टाइन में हम फिशस है। फिर हमारी बात तो रहेगी कि भाई ये काइल शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो यही एक बड़ा कंफ्यूजन का सवाल है। तो जो बच्चा याद करता है वो कहता है काइल शब्द इज यूज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप इसे देखें तो कहेंगे भाई सही भी है गलत भी है तो सही, लेकिन गलत भी है। सर ये ल्यूमेन में इस्तेमाल नहीं होता। ये दोनों शब्द जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये ल्यूमेन में इस्तेमाल कर रहे हैं, डाइजेस्टिव फूड के लिए कर रहे हैं। लेकिन गलत ये भी नहीं है। होता क्या है, जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन से चीजों को एब्जॉर्ब करना शुरू करोगे, एब्जॉर्प्शन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे विलाई होते हैं। तो और उन विलाई में कलेक्शन ऑफ या नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो बहुत सारा फूड सब्सटेंस हम ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन फैट रिलेटेड मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, इट एब्जॉर्ब इन द लिम्फ वेसल। ये लिम्फ वेसल में, वो लिम्फ वेसल जो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में होती है, और जब हम इसे यहां एब्जॉर्ब करते हैं, नाउ द टर्म इज लैक्टियल। ये लैक्टियल है। तो सही इसलिए है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से एसोसिएट है, उन्हीं के विलाई में इस्तेमाल होता है। लेकिन गलत इसलिए है क्योंकि ये काइम और बोलस से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन से एसोसिएट जरूर है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में नहीं पाया जाता है। तो ये एक दूसरा टर्म रहा जो हमने सलाइवा के रिस्पेक्ट में आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर किया, और दूसरा बोलस, काइम और काइल। अब जरा हम तीसरे शब्द को समझना चाहेंगे कि तीसरा शब्द क्या है जहां हम गलती कर सकते हैं।
यस, द टर्म इज बाइल सॉल्ट। तो आपको लग रहा होगा यार बाइल सॉल्ट में कौन सी हम गलती करने को तैयार हैं, तो यस, बाइल सॉल्ट। देखते हैं सर, बाइल सॉल्ट को देखा जाए तो किताब के हिसाब से नहीं, मैं तो पूरी बात कह रहा हूं, क्योंकि समझ तो तभी बढ़ेगी ना जब थोड़ा खुलकर आप पढ़ना शुरू करेंगे। बाइल सॉल्ट हमारे बाइल में दो प्रकार के हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म में है सॉल्ट विच इज प्रेजेंट इन द बाइल, और कुछ आपका बाइल सॉल्ट ऑर्गेनिक फॉर्म में है। यस, जब हम इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो बाइल सॉल्ट हमारे पास है एंड दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, है तो ये भी सॉल्ट। लेकिन जब ऑर्गेनिक फॉर्म में हम कहते हैं तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ग्लाइको और टोरोकोलेट। लेकिन जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं या अपने स्तर पर जब हम बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड पे, तो सामान्यतः जब हमसे कोई बाइल सॉल्ट कहता है तो हम समझते यही हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जबकि आप खुद सोचें एक बार, क्या ये सॉल्ट नहीं है? है। लेकिन फिलहाल आपसे अगर बाइल सॉल्ट का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसी के बारे में बात करिए। तो इनके हम फंक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बाइल सॉल्ट का फंक्शन हुआ क्या। तो एक सबसे कॉमन सवाल है जो शायद हर बच्चा आसानी से कर लेता है, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन करना, और ये बात बड़ी आसान है कि बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को हम छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाने से जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है उनको काम करने के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दूसरा पॉइंट जो आपके बुक में ही लिखा हुआ है, इट एक्टिवेट्स लाइपेजेस। ये लाइपेजेस को एक्टिवेट भी करते हैं, तो दोहरा काम कर रहे हैं, सरफेस एरिया में इजाफा कर रहे हैं, यानी काम करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो काम करने आ रहा है उसको एक्टिवेट भी कर दे रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ के देखें तो हम लोग को लगता है कि भाई दोनों बातें सही तो हैं। लेकिन दो पॉइंट और हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है। पहली बात कि सर इट हेल्प इन द एक्टिव, एक्टिव समझ रहे होंगे एनर्जी, एक्टिव ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स। जब आप फैट डाइजेशन को पढ़ते हैं तो उस जगह मोनो एंड डाइग्लिसराइड का एक्टिव एब्जॉर्प्शन ये कराते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ विलाई में। फिर दूसरा एक और फंक्शन मेंशन होना चाहिए, दैट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। हाँ, ये बात अलग है कि ये दोनों फंक्शन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई हम क्यों पढ़ें, मर्जी आपकी भाई, मैं तो आपको सिर्फ इंगित कर रहा हूं कि गलतियां गुंजाइश हो सकती है इस वजह से। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट अभी तक पढ़ लिए, एक सैलिवरी एमाइलेज को लेकर, दूसरा बोलस काइम और काइल को लेकर, और तीसरा बाइल सॉल्ट को लेकर। अब हम अगले क्वेश्चन के अगले पॉइंट की बात करें। यस, जो अगली गलती हमसे हो सकती है हम उसकी तरफ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो बड़ी कॉमन सी और बहुत बार पूछी गई है, यस, नाम जान ले उसका, दैट इज अ ब्रश बॉर्डर सेल्स। ब्रश बॉर्डर सेल या इपिथेलियम जो कहना चाहें, तो ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम हम लोग उस जगह पे कहते हैं जहां पर सेल्स विद माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई मीन्स प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, मीन्स जैसे आप सेल बनाते हो तो इस सेल के अंदर ऐसे, एंड दैट विल इनहेंस द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया में इजाफा करते हैं, एंड इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया बाय 20 टाइम्स, 20 गुना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो यही ब्रश बॉर्डर सेल का मतलब हुआ। अब ब्रश बॉर्डर इसलिए कहा गया है क्योंकि इतने ज्यादा माइक्रोविलाई ये पाए जाते हैं, एंड दस अपीयर्स एज ए ब्रश। लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन एक्चुअली क्या होता है कि ब्रश बॉर्डर जो सेल्स हैं या ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम हमारे शरीर में दो जगह इस्तेमाल की जाती है। एक शब्द है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और दूसरा शब्द है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, यही दो जगह हैं जहां पर हम ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? जो पीसीटी में है हमारी वो है ब्रश बॉर्डर, लेकिन बेसिकली दीज आर क्यूबॉइडल। द शेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं, एंड दीज आर कॉलुमनर।
तो सर यहाँ पर भी कॉलुमनर है और यहाँ पे क्यूबॉइडल है, लेकिन नाम हम दोनों ही जगह ब्रश बॉर्डर सेल कहते हैं, क्योंकि सेल के शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेल में जो माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं उससे फर्क पड़ता है, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं तो हम आगे बात करेंगे और उसे हम ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम सेल कहेंगे। अब सर नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला पॉइंट जो हमारे पास है, यस एक सेकेंड, हाँ, अगला जो पॉइंट हमें मिस्टेक के फॉर्म में अक्सर नजर आता है और शायद एनसीईआरटी से मैं बहुत ज्यादा यहाँ सहमत भी नहीं हूँ, एक एंजाइम का नाम देना चाहते हैं एंड दैट इज नोन एज एन न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस न्यूक्लियेजेस वो एंजाइम्स कहलाते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड पर एक्शन करते हैं। इनका जो सबस्ट्रेट है वो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लियेजेस का नाम दिया जाए तो हम भाई डीएनए पे काम करता होगा तो हम उन्हें डीएनएजेस कहते हैं, जो आरएनए पे काम करता होगा उसे हम आरएनएजेस कहते होंगे। सिंपल सी बात है। तो पहला सवाल आता है कि सर भाई ये जो न्यूक्लियेजेस हैं हमारे, ये पाए कहाँ जाते हैं? यस, दैट इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ये हमारे पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। तो आसान सी बात हुई। तो इसका मतलब ये बात आई कि काम क्या करते हैं, अब ये भी तय कर लें। और इस जगह पर इनका काम होता है, जो भी न्यूक्लिक एसिड है, वेदर द डीएनए या आरएनए, डजंट मैटर, ये न्यूक्लियसेस इसी पर काम करेंगे एंड कन्वर्ट इट इनटू द करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स। जी बस इतनी सी बात है। जबकि आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में जहां रिएक्शंस लिखी गई हैं उस जगह पर मेंशन किया जरूर गया है कि न्यूक्लियसेस ही काम कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स के बाद न्यूक्लियोसाइड्स भी बना देती हैं। लेकिन पॉइंट, पैंक्रियाटिक जूस अगर काम करेगा तो जो न्यूक्लियसेस है हमारे, एंड दैट विल एक्ट ओनली ऑन द न्यूक्लिक एसिड एंड कन्वर्ट इट ओनली इनटू द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन नहीं होता। अब इसी को हम जरा पूरा कर दें अपनी रिएक्शन को। जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ बन जाते हैं, जो भी हों, अब डीऑक्सी हो या खाली राइबो हो, न्यूक्लियोटाइड्स, इट फर्दर चेंजेस इनटू द न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। और न्यूक्लियोसाइड्स जो होंगी, इट फर्दर चेंजेस इनटू नाइट्रोजनस बेसिस एज वेल एज शुगर, जो करस्पॉन्डिंग पेंटोज शुगर है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब इस जगह देखें, यहां पर जो हमें एंजाइम चाहिए एंड दैट इज न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस। और इस जगह जो एंजाइम चाहिए उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, जहां थ्योरी लिखी है इंटेस्टाइनल जूस की, वहां तो लिखा है कि इंटेस्टाइनल जूस एज ए न्यूक्लियोसाइडेजेस। जहां पैंक्रियाटिक जूस की थ्योरी लिखी है उस थ्योरी में लिखा है न्यूक्लियसेस पाए जाते हैं। इसका तो जिक्र कहीं किया ही नहीं गया। जबकि रिएक्शंस आप देखें तो इंटेस्टाइनल जूस की जहां रिएक्शंस दिखाई गई हैं टेक्स्ट बुक में, वहां साफ जो है रिएक्शन में शो किया जा रहा है कि इट कम्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल जूस। तो मैं इसलिए इसको जस्टिफाई कर रहा हूं। क्वेश्चन बदल लीजिएगा, अगर पैंक्रियाटिक जूस ने न्यूक्लिक एसिड पे काम किया है तो न्यूक्लिक एसिड शुड बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन अगर आपके इंटेस्टाइनल जूस ने काम कर लिया है तो दैट करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड शुड बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजनस बेसिस एज वेल एज पेंटोज शुगर। तो ये डिफरेंस जरूर रहना चाहिए दोनों में। तो कोरिलेट जरूर कर लें अपने टेक्स्ट बुक से, अदरवाइज कंफ्यूजन बना रहेगा। अब सर हमारे पास अगला जो पॉइंट हमें लगता है आप कंफ्यूज करेंगे एंड दैट इज सक्कस एंटारिकस को लेकर। और ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में कम परेशान करेगा और आप जब अनसॉल्व लगाएंगे तब परेशान करेगा। वैसे नाम से तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नाम से पता भी चलता है कि भाई बात तो हम सक्कस एंटारिकस कह रहे हैं, तो सक्कस का मतलब होता है दैट इज जूस, और एंटरॉन से बना है एंटारिकस, तो भाई इंटेस्टाइनल जूस। तो मिस आसान है। लेकिन पहला सवाल आया कि दिस इंटेस्टाइनल जूस इज सिक्रीटेड फ्रॉम, आता कहां से है? तो दिस इंटेस्टाइनल जूस इज कम्स फ्रॉम द, यस, दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। भाई इंटेस्टाइनल ग्लैंड ही तो होनी चाहिए, वहीं से तो जूस निकलेगा। अब इसको थोड़ा स्टाइल में लिखना हो तो इसको नाम देते हैं हम लोग, दैट इज अ क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहने। लाइबर कोहने की दरारें, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इट इज फॉर्म बाय द एपिथेलियम, बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम इन द
म्यूकोसा, और ज्यादा जानते हो तो म्यूकोसा के लमाइना प्रोपिया। लेकिन एक खास बात है जो आपको इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करती है। एक्चुअली क्या होता है, जब ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी क्रिप्ट ऑफ लेबरकोने दैट इज प्रेजेंट इन द ड्यूडेनम, भाई आप देखें तो ड्यूडेनम में भी होंगी, जजुनम में भी होंगी और इलियम में होगी, तीनों पार्ट में होगी। लेकिन अगर यही पॉइंट आप ड्यूडेनम में ही सिर्फ देखना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर ड्यूडेनम में भी देखना चाहते हैं तो क्रिप्ट ऑफ लेबरकोने के साथ साथ आपको उसी हिस्से में ब्रूनर्स ग्लैंड भी शामिल करनी पड़ेगी। ब्रूनर्स ग्लैंड, क्योंकि ब्रूनर्स ग्लैंड भी इपिथेलियम के इन्वेजिनेशन से बनती है और वो सब म्यूकोसा में पाई जाती है। तो ये दोनों मिल करके, ये बात ड्यूडेनम के लिए लागू होती है। अगर ड्यूडेनम में ये पढ़ रहे हैं तो आप जरूर कहिएगा कि यस, दिस सबकस इंटेरिकस इज द सिक्रीशन ऑफ क्रिप्ट ऑफ लेबरकोने एज वेल एज ब्रूनर्स ग्लैंड बोथ। लेकिन अगर एक जनरल सवाल हो, कहीं पर स्पेसिफाई ना किया जा रहा हो, तो आप अकेले आंसर करें दिस क्रिप्ट ऑफ लेबरकोने एंड दैट विल सिक्रीट द सक्कस इंटेरिकस। तो ये सवाल फंसता तब है जब पूछा जाता है कि इंटेस्टाइनल जूस इज द सिक्रीशन ऑफ क्रिप्ट ऑफ लेबरकोने और ब्रूनर्स ग्लैंड अलग अलग ऑप्शन में हो तो प्रेफर आप क्रिप्ट ऑफ लेबरकोने को करिएगा। लेकिन अगर दोनों में कंबाइंड सिक्रीशन आ जाए कि यानी कंबाइंड सिक्रीशन ऑफ क्रिप्ट ऑफ लेबरकोने एंड ब्रूनर्स ग्लैंड, तो उसे प्रेफर कर लीजिएगा। अब एक कंफ्यूजन और है, और ये तो काफी बड़ा कंफ्यूजन है। यस, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी, जाहिर बात है पानी का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से होता है। सवाल ये नहीं है कैसे होता है, सवाल दूसरा है कि सर मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो सर इस जगह पर द मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम, यस, अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ें तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में सम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है। जो आप टेक्स्ट मैटर पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को हम आपको इस समय कंफ्यूजन दूर करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर लिखा हुआ है कि नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड सम ड्रग्स। तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि सर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा पानी एब्जॉर्ब होता है, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। मैं तो डेटा देने को तैयार हूं, तकरीबन 7 से 8 लीटर पर डे पानी का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है और 1 से 1.5 लीटर पानी का एब्जॉर्प्शन जो है वो पर डे लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। तो आप कहोगे कंफ्यूजन क्यों हो गया हमको? कंफ्यूजन होने की दूसरी वजह है। वो दूसरी वजह है जहां आपका ब्रीफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी के लास्ट में, तो उसमें वो जो समरी लिखी गई है उसके पीछे से तीसरी लाइन पढ़िएगा, उसमें गलती से लिख दिया गया है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। प्लीज चेक जरूर कर लीजिएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो गलती है। ये बात जान लें, समरी को कभी आप प्रेफर नहीं करेंगे, ये गलत लाइन है। मैक्सिमम पानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, कोई ऐसी वजह ही नहीं मिलती है जिस जगह आप कह पाए कि सर पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्योंकि आप खुद सोचें इस बात को कि यार जब हमने आपके मैक्सिमम चीजों का एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कर दिया, तो फिर वाटर क्यों नहीं एब्जॉर्ब होगी। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था जिस टॉपिक को मैंने आपसे पूरा किया। यस, दैट वाज पार्ट 2, पार्ट 2। लेकिन हम अभी आपको जो कर रहे हैं चैप्टर, एंड दैट इज चैप्टर 16, क्लास 11। हमारे ख्याल से इस चैप्टर में अभी एक हम आपको वीडियो और देंगे, तब जाकर के हमारी कॉमन मिस्टेक्स दूर होगी। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो चैनल से जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको हमारी आदत पता होगी। मैं कोई भी चीज बताना चाहता हूं तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट चाहिए हमको, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिलेगा हम सर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो यस, हमारे लिए ये वीडियो इतना ही होगा। लेकिन फिर से मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कनेक्ट रहेंगे, हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दूसरी बात और जरूर कहूंगा कि हमारा एक अपना ऐप है,
तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, एंड दैट इज अ वेरी बेनिफिशियल ऐप, डाउनलोड ऐप, एंड दैट इज अवेलेबल इन द नेम ऑफ डॉक्टर कमलेश नारायण। कमलेश नारायण, स्पेलिंग जरूर जान लें, गलती हो जाती है ऐप को डाउनलोड करते वक्त। दैट इज टोटली फ्री दिस, एंड दिस ऐप इज अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। सर फायदे की बात यह है कि यू कैन गेट द फ्री टेस्ट, वहां पर आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। और सर ऑनलाइन टेस्ट एक दो नहीं सर, एटलीस्ट 2 टेस्ट वीकली, प्रति वीक, चैप्टर टॉपिक वो वहीं पर। अभी की बात कर रहा हूं, जैसे से एग्जाम नजदीक आएगा हम आपसे और टेस्ट कर पाएंगे। दूसरा, ये टेस्ट आपकी मेमो उसी ऐप में सेव हो जाएगा, ऐप में ही सेव हो जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन बैंक है आपका वो अपने आप तैयार होता रहेगा। एग्जाम के दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार होगा, जिसको आप सही तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। आपके मोबाइल में रहेगा, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होगा। तीसरा, इससे भी एक बड़ा फायदा है जो आप अगर यूज करें तो आप वहां पर चैट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे क्वेश्चन आंसर का आप जो है इंटरैक्शन कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं और उसका सलूशन पा सकते हैं। ये एक बहुत हमने क्रिएटिव वर्क किया है, ताकि हम चाहते हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है खाली हाथ ना रहें, कम या ज्यादा कुछ करते रहें। अब टेस्ट कैसा होता है ये तो आप टेस्ट देने के बाद पता चलेगा, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि जो टेस्ट लूं वो एनसीईआरटी से लूं, एनसीईआरटी के लाइन से लूं। इसलिए हम कहते जरूर हैं कि टेस्ट दीजिए तो यार इससे दीजिए तो ज्यादा फायदा है। अब इनके बाद अंतिम बात जो आती है, वहां पर हमारे अपने वीडियो लेक्चर्स हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि हमें कोई टॉपिक वीक है जो हमसे नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, आप वीडियो लेक्चर ले सकते हैं वहां पे क्लास नोट्स हमारे अवेलेबल हैं। तकरीबन मोर देन 50 वीडियो लेक्चर्स हैं। यानी हमारे माई कोर्सेज के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे, लगभग 50 प्लस कोर्सेज मिलेंगे एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। जो आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं, बट इज नॉट वेरी कंपलसरी, एंड दिस इज द टोटली फ्री। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है हमारे जो है इनको कोर्सेज को लें। कोर्सेज लें तो आपका अपना बेनिफिट अगर है तो लें, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। खैर, अब हमारी बात जो हुई उस हिस्से को हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने ये दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाया। ऐसे मैं बहुत जल्द आपको तीसरा पार्ट दूंगा, ताकि मैं एक चैप्टर आपको पूरा कर सकूं। यस, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।